Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is your day? Day is okay. I hope that life certainly has to move on. Life moves on. पहले तो इज्तिमाई एक सानहा था ना जो हम तक पहुंचा, एक वाक़या हुआ, 100 अफराद इसमें शहीद हुए और सैकड़ों इसमें ज़ख्मी हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए, कितने ही ख़ानदानों, कितने ही लोगों को इसने मुतासिर किया। अब जो इंडिविजुअल कहानियाँ इसमें सामने आती हैं ना कि दो दोस्त हों, कज़न्स हों, रिश्तेदार हों, कॉलीग्स हों, अकेले कफील हों पूरी इतनी बड़ी फैमिली के, एक बड़ा ह्यूमन एक जो है फील ऑब्वियसली जब आप सोचते हैं ऑल दो फिगर जो 100 का हो चुका है ऑफ पीपल हु डाइड इन दिस ब्लास्ट, तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ा फिगर है। 100 बंदा एक ही वक्त एक जगह ही ख़त्म हो जाना किसी का, एंड देन अटैचिंग ऑल दीज ह्यूमन स्टोरीज, तो दिल हिल जाता है कि क्या हुआ होगा वहाँ। और उसके बाद 100 लोगों का मतलब है लिटरली 100 ख़ानदान, मतलब अगर आप इस तरह उसको ट्रांसलेट करें तो इट इज़ अनबिलीवेबल। समहाउ वी कैन नॉट गेट ओवर इट। हो ही नहीं रहा और हो सकता भी नहीं है और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर इफ़ वी गेट ओवर इट तो फिर इस पे बात होना कम हो जाएगी और इस पे बात होती रहेगी, क्योंकि इस पे फैसला कौन कार्रवाई अब हालात का तकाजा भी है और अहम और बड़े फ़ैसले लेने भी चाहिए कि हमें क्या इसी तरह जीना है। ये हर थोड़े दिन बाद, हर थोड़े साल बाद ये लहर आएगी, हमारे शहरी, हमारे अपने, हमारे जानने वाले, हमारे प्यारे अपनी जान की कुर्बानी देंगे, इस धरती को अपने लहू से सींचेंगे और चंद दिन अमन के फूल खिलेंगे, लेकिन दोबारा फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी नहीं है, यही तो सारी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात इन द पास्ट हुए हैं जिसके बाद हमें लगता था कि अब थिंग्स विल चेंज और अब ये कभी नहीं होगा, और अज़म भी यही होता है और कहा भी यही जाता है, और उसके बाद उसके अगेंस्ट कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन देन वी आर बैक एट इट अगेन। क्योंकि अगर आप दोबारा से एक दफ़ा आपको बताएं कि सानिया पुलिस लाइंस पेशावर में जाँ बहक अफराद की तादाद कांट गेट ओवर इट 100 तक जा पहुंची है और दर्जनों ज़ख्मी जो हैं वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। दहशत गर्दों ने सानिया APC के बाद पाकिस्तान के सीने पर एक और बड़ी गहरी ज़रब लगाई है और पार्लियामेंट ने भी बाय द वे इस दर्द को कल शिद्दत से महसूस किया है और कहा कि दहशत गर्दों से अमन की उम्मीद, शुक्र है कि अब ये समझ आ रही है, बिल्कुल नहीं रखी जा सकती ये उम्मीद। It is not in their DNA. इन लोगों को जब बसाया गया अभी लाके, आज से साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, एक फॉल्टी डिसीजन था, एक ऐसी पॉलिसी का शाखसाना था जो तबाहकुन साबित हुई। अगर हम चाहते हैं कि वो एक अमन के गहवारा जो मुआशरा है उसमें आके रह सकते हैं, तो ये हमारी जो है गलत फहमी है, उसमें भी सियासी मसलत से काम लिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सारी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, फिर दहशतगर्दी का मुकाबला होगा। ये फैसले कैसे हुए? वैसे फैसले होते हैं और उसके बाद उसके नताइज इन ख़ानदान वालों को, इन लोगों को, इनके बच्चों को, इनके वालिदैन को भुगतना पड़ते हैं, लेकिन जो ये फैसले करते हैं वो अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सिलसिला भी वैसे कमाल ही शाहकार है। जो इन फैसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि आइए अब हम दहशतगर्दों को अपने दरमियान बसाते हैं, आइए अब हम इन्हें यहाँ सेटल करते हैं, आइए अब हम इन्हें जेलों से छुड़ाते हैं, आइए अब हमें इन्हें पीस टॉक्स करनी है, तो ये जो दहशतगर्द ये कह रहे हैं इन लोगों को छोड़ देते हैं। उन लोगों को कुछ नहीं होता, उन लोगों से कोई सवाल भी नहीं होता। वो लोग या यहाँ होते हैं तो भी सुकून में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर बाहर ही चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बहुत ही मतलब कि दहशतगर्दों को भत्ते भी दे रहे हैं, एक पूरा सिस्टम उसके इर्द गिर्द ना एक इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। दिस नीड्स टू स्टॉप, इससे पहले कि इट टेक्स होल्ड। दोबारा एक दफ़ा आपको बताएं कि तारीख गवाह है कि सानिया APS के बाद पूरी कौम यकसू हो गई और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों का कामयाबी से सफाया कर दिया गया। हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ दी गई, लेकिन फिर कुछ नए जो आपको कहते हैं ना जिसको तजुर्बे कहा जाए वो किए गए, जिनके नताइज आज कौम भुगत रही है। आपके सामने ये सब कुछ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कल इसी तरफ निशानदेही की। क्या उन्होंने कहा, ये देखें। उन्होंने ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को सजाए मौत की सजा हुई थी, उन लोगों को भी छोड़ा गया
इस अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब हमारे सामने आ चुकी है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस किस्म की जो है वो सामने आई है कि उल्टा जो है वो हमें जो है वो इस सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है जिसमें कल का जो है ये वाक़या जो है ये हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में दोबारा से नए सिरे से इस बात की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म भी इस हाउस को एतमाद में लें, अस्करी क़यादत भी जो है वो इस हाउस को एतमाद में ले। यकीनन इसमें जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो इसके ऊपर बहस भी होना चाहिए। जब ये इज्तमाई विज़डम, जब यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो बहस के बाद जो है वो एक वाइज पॉलिसी का जो है वो की रहनुमाई करेगी, तो मेरा यकीन है कि उसमें गलती नहीं होगी बल्कि वो जो है वो कामयाबी से हमकनार होगी। राना साहब, आपको ये भी ऐड करना चाहिए था कि जिनसे गलतियां पहले हुई उनसे एटलीस्ट पूछा तो जाए, सवाल तो किया जाए। लोग बड़े आराम से काबुल में फॉल ऑफ काबुल के बाद हमारी एम्बेसी में खड़े होकर चाय का कप पकड़ कर कह रहे थे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, एवरीथिंग मस्ट बी ओके विद यू, बट थिंग्स आर नॉट ओके विद पाकिस्तान। अच्छा, एक ये भी प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, वन मोर प्रॉब्लम है ना कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी को ऑफेंड हो जाते हैं भाई। मतलब एवरीबडी थिंक्स ऑफ देमसेल्व्स एज सो इम्पोर्टेंट कि वी आर बियॉन्ड एनी, हम आंसरेबल ही नहीं है किसी को, तो ये एटीट्यूड भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि कलअदम TTP और अफ़गान तालिबान से मुताल्लिक़ पॉलिसियाँ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक हों। क्या कह रही है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ये भी सुनिए। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि वो नाराज है हमसे, दहशत गर्द है, वो किसी का भाई नहीं है, वो मेरी बहन, आपकी बहन, मेरी बेटी, आपकी बेटी, हमारे बच्चों को मार रहा है। हम अब लहू दे दे के थक चुके हैं स्पीकर साहब। इट इज टाइम फॉर अस टू नॉट ओनली बिल्ड द राइट नैरेटिव बट टू ऑल्सो implement and work on that. National Action Plan, the 20 points of National Action Plan are very important to remember. और जो इस National Action Plan से हटकर बात करता है उसे अब अमन हमारा अजीज नहीं है। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सानिया पुलिस लाइंस में सिक्योरिटी की नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते ना। बात ये है सारी, बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है और इसलिए आसपास के कैमरास जो होते हैं लगे होते हैं इधर उधर, उनसे मदद ली जा रही है। मतलब ये 10 साल में सेफ सिटी भी नहीं लगा सके। अंदाज़ा करें दिस डे एंड एज इन पेशावर जहाँ सबसे ज्यादा इस किस्म के वाकयात होते हैं, फ्रंट लाइन पे है हमारी जंग जो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ है, उसमें पेशावर हमेशा सबसे ज्यादा टारगेट हुआ। बट वहाँ दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन वो वाले कैमरे जो कि दुकानदार वगैरह जो इर्द गिर्द, जो आपको पता है ना कि खुद ही लगा लेते हैं, मोहल्लों में अपनी मदद के उसमें लगा लेते हैं। भाई आप लोगों को पूरा शहर सेफ सिटी बना देना चाहिए। IG KP क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल है, अनफॉर्चुनेटली पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक मुख्तलिफ जगहों पे कैमरे जो है अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं, उन तमाम को भी रिव्यू किया जा रहा है। सिक्योरिटी लैब किस जगह पे हुआ, किस तरीके से हुआ उसको भी, और साथ में ये खुद कुछ धमाका करने वाला शख्स कैसे दाखिल हुआ, उसी दिन दाखिल हुआ, उससे एक दिन या 2 दिन पहले दाखिल हुआ, मवाद किस तरीके से अंदर लेके जाया गया, वहाँ अंदर तामीराती काम भी चल रहा है, किस तरीके से स्मगल किया गया, उस तमाम को देखा जा रहा है। हमने जो खुद कुछ धमाका करने वाला शख्स है उसके बॉडी पार्ट्स को की सैंपलिंग हमने की है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हमारे पास यहाँ DNA वाली कोई पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, उसके सैंपल जो है हमने PFSA में भेजे, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, और वहाँ पे उनका भी एनालिसिस होगा। क्या तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मुनज़्ज़म हो गई है? बिल्कुल मुनज़्ज़म नहीं है। स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं 5, 7, 8, 10 लोगों का, जिसके अंदर फैसिलिटेटर्स भी शामिल हैं और ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। अक्रॉस द बॉर्डर जो है उनके लिए पहले भी ऐसी सहूलियात मौजूद थी जिसकी वजह से वो पनाहगाहें इस्तेमाल करते थे, और अभी भी उनके लिए उस इलाके में जाना या उस इलाके से वापस आना इतना मुश्किल नहीं है। IG KP का बयान वैसे अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक चार्जशीट की हैसियत रखता है, क्योंकि वो 9 साल तक सूबे में स्याह सफ़ेद की मालिक रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों से महफूज बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मतलब दिस इज एज बेसिक एज इंस्टॉलिंग सेफ सिटी कैमरास अक्रॉस द सिटी। ऑलमोस्ट क्रिमिनल, दिस इज क्रिमिनल। फिर जो लोग यहाँ पर कसीदे पढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
हुकूमती कारकर्दगी की खैबर पख्तूनख्वा में, ज़रा वो आएँ और इन सवालों का जवाब दें कि फोरेंसिक लैब जो पंजाब में एक लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने बना दी थी, खैबर पख्तूनख्वा जो फ्रंट लाइन पर होता है इस तरह की, जब भी जंग का हमें सामना होता है, वहाँ एक लैब नहीं बन सकी अभी तक। 10 साल होने को आए हैं और वो पंजाब भेजे जा रहे हैं सैंपल। इमेजिन कीजिए इन दिस डे एंड एज। एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, आप लोग थे उधर, आप बना लेते अपने लिए कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की। हम हमेशा यही कहते हैं कि केपी कुड हैव बीन अ मॉडल प्रोविंस जिसको आप पाकिस्तान को समझा सकते थे कि दिस इज हाउ टू रन अ कंट्री। एक मिनी एक मॉडल आप बना देते, बट नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। पहले सर्टनली खैबर पख्तूनख्वा में से 2 अदवार से इनकी हुकूमत है और वफाक में भी बरसर इख्तिदार थे, तो अब वफाक से निकले ना तो दोबारा मलबा वफाक में आना शुरू हो गया है कि वफाक हमें सहूलियात नहीं देता, वफाक हमारी मदद नहीं करता, हमें सपोर्ट नहीं करता। तो खुदा का वास्ता है, मतलब क्या जज्बात हैं इमरान खान साहब के तालिबान के लिए, उनको रीसेटल करने से मुताल्लिक, उनके लीडरान से मुताल्लिक और जो ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने से मुताल्लिक। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि पेशावर धमाके के बाद अचानक ये बातें हो रही हैं, हम बार बार ये आप लोगों को बात बता रहे हैं। और ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सलाहियत की बात कर रहे हैं ना, ये कौमी इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था। पुलिस की सलाहियतों पे अब इमरान खान से सवाल उठा रहे हैं या उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें जदीद असलहे से लैस किया जाए या नए खतूत पर इस्तवार किया जाए। तो साहिब, ये तो जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की थी और वफाक में भी आप चूँकि बरसर इक़्तिदार थे 4 साल तक, तो आपने इसके लिए क्या किया वो बताएं ना हमें। सवाल तो आप सालों से ही कर रहे हैं और उंगलियां भी उठा रहे हैं, आपने क्या किया ये तो बता दीजिए। जो आवाम है, केपी की जो आवाम है, उनको तो ज़रूर सवाल करना पड़ेगा, बल्कि दे शुड कि 10 साल से हुकूमत आप हमारे ऊपर कर रहे हैं, 4 साल आप वफाक में बैठे हुए हैं, आपने किया क्या है? व्हेन यू नो, वही बात होगी कि फ्रंट लाइन हम हैं, यहीं से हर चीज स्टार्ट होती है, तो पहले हमें तो सिक्योर करो। सो पीपल्स ऑफ केपी शुड बी आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस अपनी हुकूमतों से। पाकिस्तान की जवाब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के बड़े एहतजाजों में था वो जो सवात में लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलते थे जब ये थ्रेट सर उठाना शुरू हुआ था। उस वक्त कहाँ थी आपकी लीडरशिप? भत्ते दे रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि हम नहीं देते, ये कर रहे थे। मतलब पूरी महमूद खान के खिलाफ वो चार्जशीट थी, पूरी उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, उस पर बात होनी चाहिए थी। हम नहीं, क्योंकि कौम को एक झूठे बयानिए के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ताकि अपनी कारकर्दगी पे सवाल ना उठे और हमने जो गुल खिलाए हैं उन पे कोई उंगली ना उठा सके। रिजवान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जाए हादसा से हमें अपडेट करेंगे। रिजवान, क्या ही पूछें अब इस मलबे के ढेर से, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आप क्या हमारे लिए खबर लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी बता दीजिए कि तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है रिजवान से, बट दिस इज सो ट्रैजिक, दिस इज सो ट्रैजिक टू सी व्हाट हैज हैपेंड। 100 लोग, और 100 लोगों का मतलब होता है 100 खानदान, और 100 खानदानों का मतलब होता है हजारों लोग। और आपको पता है हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, यहाँ पर ये जवान बच्चे हैं, ये अपने घर के वाहिद कमाने वाले हैं, ये अपने, या अगर किसी का बाप कुछ कमा रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पे मौजूद है। इनमें से कितनों के बच्चे हैं, कितनों की बहनें हैं, कितनों की माएँ हैं, द होल फैमिलीज दे। अब्दुल्ला, बात ये है कि अब अभी भी आप और मैं भी ये बात करते हुए वी आर आस्किंग क्वेश्चंस। बात यह है कि जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये सवाल सालों से तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाते हैं। ये कि हम भी सवाल कर रहे हैं और इमरान खान भी सवाल कर रहे हैं। हाँ, मतलब उन्हें तो जवाब देना चाहिए ना। आप फिर अपने आप से वो वंडर कर रहे होंगे। एक होता है ना सवाल करना, एक होता है वंडर करना कि ये हुआ क्या है। तो ये जो रवैया है ना, ये ना ढंग का जवाब देना, ये ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जैसे कि कल बैरिस्टर सैफ ने खातून एंकर के साथ इख्तियार किया था। ये सारों ने मेरा ख्याल है विटनेस कर ही लिया होगा। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तो लिहाजा बिल्कुल आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आंसरेबल तो है ही नहीं जी। अच्छा, वैसे उसमें वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम, उस खातून एंकर को कहते हैं ये प्रोग्राम बंद होना चाहिए। तो साहब, ये जो आपका एक लफ्ज़ था ना, इसने आपकी सारी जहनीत की अक्कासी कर दी। आपने 4 साल में जो सेंसरशिप, जो डिसेंटिंग वॉइस जिस तरह बंद कराई और जिस तरह बंद की, ये आपकी वो जहनीत थी जो इस एक जुमले में आया हो गई, जो इस एक जुमले में आवाम के सामने क्या हो गई, एक्सपोज हो गई कि जो हमें पसंद नहीं आ रही ना बात, वो बात बंद हो जाए।
बस बिल्कुल ऐसा ही है एंड आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स नाउ। रिजवान यूसुफजई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। रिजवान सॉरी पहले राब्ता ख़त्म हो गया था, बताइएगा आप। देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की रेड जोन में वाक़या पेशावर पुलिस लाइन की जामिया मस्जिद में, जिसे आज से 2 दिन कबल जो है वो दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। नमाज दोहर के दौरान यहाँ पर खुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके बाद ये जो मस्जिद की जो पहले वाली बिल्डिंग है, जो यानी पुरानी बिल्डिंग है, तब की बिल्डिंग जब पुलिस लाइन बनी थी 90s में तामीर होने वाली बिल्डिंग थी। हम देख सकते हैं कि मेरे कैमरा मैन अगर तारिक अली उसको दिखा सके तो गारे की चुनाई हुई हुई है। ये पुरानी बिल्डिंग है जो जिसके दरमियान में जो है सेंटर में कोई बीम नहीं था। जिस वक्त खुदकश बमबार ने अपने आप को धमाके से उड़ाया तो उसके बाद सबसे बड़ी जो तबाही है वो इस वजह से रुनुमा हुई, क्योंकि जो मेन जो ये वाली बिल्डिंग थी पुरानी बिल्डिंग, ये इसकी छत ऊपर से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नमाजी हैं वो सर पे चोट लगने, सीने पे चोट लगने की वजह से भी शहीद हुए। दूसरी जानिब जो पीछे मेरे अकब में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो बिल्डिंग है जो 2013 से 14 में बनाई गई थी और ये बिल्डिंग अपनी जगह पर कायम है। ताहम 24 घंटे से ज़्यादा लंबा जो है वो रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन जारी रहा। उस ऑपरेशन के अंदर भी सारी रात यहाँ पर खड़ा रहा, बलमा हम आपको बताते रहे। उसमें भी इंजीनियर्स का ये कहना था कि हम इस वक्त जानी नुकसान को कम करने की वजह से जिंदा लोगों को ज़िंदा निकालने के लिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन का ताख़ीर का शिकार हुआ, क्योंकि बड़े बड़े हम देख सकते हैं बीम्स पड़े हुए हैं, सरिये के बीम्स उन्हें काटा गया, काट के नीचे फंसे लोगों को निकाला गया। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये पुलिस लाइन है, यहाँ पर पुलिस के 8 से ज़्यादा दफातर मौजूद हैं। पुलिस की जो सीनियरिटी DIGs लेवल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। इसी तरह से CCPO पेशावर का यहाँ पर ऑफिस है, SSP का यहाँ पर ऑफिस है। इस जगह तक जब अगर खुदकश बमबार जो है वो यहाँ पर घुस सकता है इधर, तो यानी कि जो बड़े बड़े आला अफसरान हैं पुलिस के, ये अपने कमरों में भी सेफ नहीं थे और यहाँ पर घुस के भी उन्होंने खुदकश बमबार ने किसी अफसर को टारगेट करने का नहीं सोचा, बल्कि उसने नमाज ज़ोहर के दौरान यहाँ पर आया, मास डिस्ट्रक्शन की तरफ गया और छत गिरने से जो है वो खासा बड़ा नुकसान हुआ। अगर हम देखें कि गुज़श्ता साल के दौरान भी जब पेशावर के अंदर एक बड़ी तबाही हुई तो वो भी जामिया मस्जिद कूचा रिसालदार में की गई, जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस सानिए में शहीद हुए और वहाँ पर भी नमाज जुमा के दौरान हुए थे उसमें। रिजवान अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया है कि मुकम्मल हो गया। You know, they are not expecting anybody else from the rubble. To find anybody else. To find anybody else. जी अब्दुल्ला रेस्क्यू बता दें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अब अब्दुल्ला रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो तो ख़त्म हो गया। ये इस वक्त जो पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर ये अपनी मदद आपके तहत जो मलबा है यहाँ से ये हटा रहे हैं। अभी यहाँ पर इनके पुलिस के एक अफसर आए जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो कारपेट्स हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, मस्जिद के जो कारपेट जो खून आलूद कारपेट्स हैं उनको निकाल रहे हैं। इसी तरह से जो मस्जिद के पंखे, मस्जिद की लाइटें और डिफरेंट जो मस्जिद की जो चीज़ें थी वो इस मलबे तले हैं, उसको ये अब अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से सारा कुछ से साफ़ कर रहे हैं, ईंटें निकाल रहे हैं, ताकि गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पर नमाज ज़ोहर भी अदा की गई। मस्जिद का जो पुराना हिस्सा है जो अभी बचा हुआ है, ताहम इसकी जो है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है वो तहकीकात भी की जा रही हैं। तहकीकाती टीम ने यहाँ पर मुख्तलिफ नमूने भी इकट्ठे किए, फॉरेंसिक्स के लिए उन्हें भिजवाया गया है। दूसरी जानिब CCPO और IG इस बात का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं कि हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर फैमिली क्वार्टर्स भी हैं, मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो फैमिली क्वार्टर्स हैं जहाँ पर पुलिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची है, क्योंकि ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा था ना कि पहले से मौजूद था, एंटर नहीं हुआ हमलावर। कोई इन्वेस्टिगेशंस अमले से, स्टाफ से, रहने वालों से, मशकूक लोगों से, जाहिर है इट इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर एरिया। यहाँ पे उन पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, पूछताछ की जा रही है लोगों से। बिल्कुल अब्दुल्ला, जिस तरह से आपने कहा ये इंतहाई सिक्योर एरिया है, यानी कि जब हम जियो न्यूज़ के से हम आते हैं तो हम गेट पर बताते हैं रिजवान यूसुफजई जियो न्यूज़, और फिर उससे पूछते हैं किसके पास जा रहे हैं, हमारा नाम एंटर होता है, गाड़ी का नंबर एंटर किया जाता है, गाड़ी को चेक किया जाता है, इनफैक्ट कैमरे की बैग को खोल के देखा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कोई असला तो आप कैरी नहीं कर रहे। और उसके बावजूद भी यहाँ तक खुदकश हमलावर का आना यकीनन एक हैरानकुन बात है। और जिस तरह से आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त अभी तक ये हो रहा है कि प्रोफाइलिंग जो थी, जितने जो यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे उनकी प्रोफाइलिंग कंप्लीट की जा चुकी है, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए जा चुके हैं। इसी तरह से जो गेट पर रजिस्टर्स हैं उनसे जिसमें एंट्री होती है डेली बेसिस के ऊपर, तो उनका भी रिकॉर्ड चेक कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब अब इस वक्त जो है वो CCTV फुटेज की मदद से जो है वो तहकीकात जारी है। तमाम अगर मस्जिद की बात करें तो मस्जिद के ऊपर भी कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था, इसी तरह से CCTV कैमरा कोई मस्जिद के अंदर भी नहीं लगा था। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द अपडेट। आई एम सॉरी टू से बातें जितना हम सुनते हैं थोड़ी सी और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं कि जी एंट्री एग्जिट देखे जा रहे हैं कि रजिस्टर में कौन आया था कौन नहीं आया था। जिस चीज़ की ज़रूरत थी,
जो कि सालों से ज़रूरत थी, ये कोई इतनी नई टेक्नोलॉजी नहीं है ये CCTV कैमरास वगैरह लगाने। यू वुड एक्सपेक्ट कि वहाँ होंगे। अगेन मेरा ख्याल है कि यहाँ बनता है कि हम इम्प्लोर करें जिनको हम KP से एसोसिएट करते हैं ना, द बिग नेम्स, द केयर टेकर्स ऑफ KP जो रहे हैं, परवेज़ खटक आप ले लें, महमूद खान, इवन बैरिस्टर सैफ जिनसे हमारी रोज़ी ऑलमोस्ट बात हो जाती है, इमरान खान साहब, क्या किया आप लोगों ने पिछले 10 सालों में? ये सवाल KP की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनको ये पूछना पड़ेगा। दे मस्ट आस्क एंड दे डिजर्व ऑल दीज आंसर्स। हुमा, टूरिज्म प्रमोट करने के इतने दावे हैं, कालाम में आज तक बिजली तक तो आ नहीं सकी दोबारा, जो एक दफ़ा सैलाब बहा कर ले गया था कई साल पहले 2008 में। और हाँ, CCTV कैमरे तो लग नहीं सके, और हम यहाँ बातें करते हैं कि हमने दूध की नहरें बहा दी। मतलब एक फोरेंसिक लैब मुल्क में मौजूद है तो वो पंजाब फोरेंसिक लैब जाती हैं सारी, वो दहशतगर्द की उंगलियां जा रही हैं पंजाब फोरेंसिक लैब फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए, क्योंकि आप जिनको डाकू कहते हैं उन्होंने वहां बना दी थी। अच्छा, आई एम नॉट इवन, आपने कलाम की और टूरिज्म एंड ऑल दैट, आई एम लिटरली कंसंट्रेटिंग ऑन पेशावर हियर। ना जाएं बहुत दूर, ना आप इधर उधर जाएं, आप पेशावर को तो ठीक कर लेते हैं। अब वहाँ तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कितनी बार जिक्र हुआ है, लेकिन बात यह है कि अब अगर किसी से सवाल करो तो ऑफेंड हो जाते हैं, जवाब ही नहीं देते, नाराज हो जाते हैं। भाई यू आर आंसरेबल, यू हैव टू आंसर। नहीं, हमें पेशावर में इनके लिए हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी ना। ऑफ कोर्स, और इतनी मतलब इतने डिस्ट्रैक्टेड मैं कहती हूँ लीडर्स हमने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में ना सुना ना देखा, जहाँ आप फ्रंट लाइन पे बैठे हुए हैं, आपको पता है आप ससेप्टेबल हैं, आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, एक तरफ से डिस्ट्रैक्शन नहीं थी कि अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको किस किस मुकदमे में अंदर कराना है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, वहाँ पे फुल कंसंट्रेशन थी, बिजी थे। और ISI के चीफ भी इसी बलबूते पर रखना चाहते थे या रिटेन करना चाहते थे, क्योंकि सियासी कामों में मुबैना तौर पर वो उनके काम आ रहे थे। इसके खिलाफ मुकदमा बनवा दो, उसको उठवा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये महीनों तक अंदर है, नैब के केसेस भुगत रहा है, पेशियों पे जा रहा है, अल्टीमेटली कुछ साबित नहीं हो रहा, मीर शकील पसंद नहीं आ रहा तो कोई निकालो, झूठा मुकदमा पुराना 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, बस ये चलो। इस पे कंसंट्रेशन थी, इस पे वैसे आपने काम किया, मेहनत की है ठीक ठाक, इसका क्रेडिट बनता है। We just can't get over it। बात सारी ये है कि एक होता है ना, और खबरों पे चले जाओ, ये जो हुआ है पेशावर में, we can't get over it। इनफैक्ट इस पे हम मजीद बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ये तो बात थी ना, ये तो बात थी कि ये किया, अभी भी सारी तवज्जो यही है कि बस कुछ नहीं करना, ये लोग बुरे हैं, ये इसी पे कंसंट्रेशन है। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं, और हमने आपको कहा था कि बात हम बिल्कुल यही करेंगे कि पेशावर में क्या हुआ और अभी तक हमने कुछ सीखा क्यों नहीं। सलीम साफ़ी साहब, दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है, इसने सबको ऑब्वियसली हिला के तो रख दिया, लेकिन मजबूर भी कर दिया कि हम दोबारा से सोच रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि हम पहले इस मसले पर काबू पा चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, पहले बड़ी कुर्बानियाँ देकर काबू पाया था, फिर कहाँ गलती हुई कि दोबारा वही मसला खड़ा हो गया। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, 100% चीज़ वापस आ चुकी है, एज़ इफ बीच में इतना ज़्यादा काम हुआ ही नहीं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमने इस पर काबू पा लिया था। हम शाखे काट के ये समझ लेते हैं कि हमने दरख्त को जड़ों से उखाड़ दिया है, और दहशतगर्दी के मामले में भी यही हुआ था। पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी जन्म लेती है इंतहा पसंदी से, और इंतहा पसंदी के तमाम अवामिल इस मुल्क में उसी शिद्दत के साथ यहाँ पे मौजूद थे। दूसरा, ये जो दहशतगर्दी है वो अफ़गानिस्तान से मुतालिक हमारी पॉलिसी का एक अल्टीमेट नतीजा था। तो अफ़गानिस्तान में भी जो हमारी गलत पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रही, और वक्ती तौर पर इन लोगों को उस तरफ धकेल दिया गया था। लेकिन अब जब अफ़गानिस्तान में उसी सोच और उसी नज़रिए के हामिल लोग यहाँ पे आ गए, तो उस दिन से पाकिस्तान के अंदर TTP ने दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू की थी, और पिछले पूरे साल में एक दिन भी बग़ैर उनकी किसी कार्रवाई के नहीं गुज़रा। लेकिन मीडिया और सियासत में उनको तवज्जो नहीं दी जाती तब तक जब तक कि APS या अभी जो पुलिस लाइन जैसा कोई बड़ा सानहा नहीं हो जाता। अदरवाइज़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग वो पिछला पूरा साल भी उन्होंने इसी तरह खौफ और दहशत की फ़िज़ा में गुजारा है।
अच्छा साफ़ी साहब ये बताइएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर दैन मोस्ट ऑफ अस, पेशावर धमाके में भी ये सामने आ रहा है कि कलअदम TTP इससे इजहार ताल्लुक़ कर रही है, लेकिन उन्हीं का एक ग्रुप भी इसमें मुलव्वस बताया जा रहा है। अगर ये ऐसे गैर मुनज़्ज़म लोग हैं तो फिर मुज़ाकरात किस किस से करेंगे? एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 100 ग्रुप? एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को मानना ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये उनके मुनज़्ज़म होने का भी सबूत हो सकता है। अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया इस वाक़े को। माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि उसका उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की और या किसी और तंजीम ने। तो एक तो ये कि इस ख़ित्ते में दाइश भी है, इसी तरह बाकी तंजीमें भी हैं। फिर TTP मुख्तलिफ़ तंजीमों के इदगाम के नतीजे में बनी थी और अब वो फिर दरमियान में बिखर गए थे। और पाकिस्तान में तो इस हवाले से इतनी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। मसलन जमातुल अहरार जो मोहम्मद एजेंसी के तालिबान थे वो माजी में उनसे अलग हो गए थे, और जब APS हो रहा था तो उस वक़्त जमातुल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान थे। अब उससे भी उन्होंने लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की थी और उसको कंडेम किया था, और अफ़गान तालिबान ने भी उसको कंडेम किया था। लेकिन ये जो वाक़या अब हुआ है, अब इसमें एक तरफ तो TTP की मरकज़ी क़यादत और तर्जुमान ने उसको कंडेम किया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ACI हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स से जो कि TTP के मोहम्मद एजेंसी के जो ग्रुप है या जो साबका जमातुल अहरार के जो ग्रुप हैं तो उन्होंने कबूल की है। और अब अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उनका भी दोबारा TTP के साथ इदगाम हुआ है। तो मेरे ख़्याल में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ज़िम्मेदारी कबूल की है या कबूल नहीं की है। अमूमन वो करते हैं, अगर उसकी नहीं की है तो कल TTP ने सवाबी में पुलिस के साथ एक और कार्रवाई की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो अगर इसकी नहीं की है तो इससे पहले बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तंजीम है जिसने पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। तो ये तो अब तहकीकात से पता चलेगा कि ये दाइश ने की है, ये मोहम्मद एजेंसी के तालिबान ने की है या कि नहीं किसी और ग्रुप ने की है। लेकिन बहरहाल ये सारे वो ग्रुप हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान भी किया है और उस जंग की अपनी उन्होंने बुनियादें भी बताई हैं। चलें, आपने भी अब तो एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज़ इवन वर्स दैन इट लुक्स। हालात तो ऑब्वियसली ख़तरनाक हैं और निशाने पर खैबर पख्तूनख्वा ही है और यहाँ होने हैं इलेक्शन। अब इसकी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि अगर आप देखें नॉट टू लॉन्ग अगो ANP ये भुगत चुकी है कि ऐसे हालात में मुहिम चलाने या इलेक्शन कैंपेनिंग करने का नुकसान क्या हो सकता है। इस बार सियासी जमातें क्या एहतियात कर सकती हैं, किस तरह मुहिम चलाएंगे, कुछ सोचा है? देखिए, अभी तक तो TTP ने ये कहा था कि हम सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे और अवामी मुकामात पर कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के इजलास के बाद जो बयान आया था तो उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए भी एक धमकी थी। और ANP तो पहले बहुत ज़्यादा शिकार रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर इस मामले का कोई हल ना निकाला गया तो ये एक तो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगा और यही पाकिस्तानियों की गलतफहमी होती है, इसलिए वो इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर TTP की कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहीं और अगर पाकिस्तानी रियासत इसी तरह इस मामले को इग्नोर करती रही तो ये आग सिर्फ पेशावर या कोयटा तक महदूद नहीं रहेगा, ये इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक भी मेरे मुंह में खाक लेकिन ज़रूर पहुंचेगा। और दूसरा, अगर किसी का ये ख़याल हो कि ये आग सिर्फ क्योंकि PTI के ज़्यादातर वज़रा और बाकी रहनुमा तो चंदा देते रहे इसलिए उनकी वक्ती तौर पर जान खलासी हुई है, लेकिन माजी में हमने देखा है मसलन मुशर्रफ के दिनों में
ANP टारगेट नहीं हो रही थी और ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ पहला मुजाहरा और जुलूस वो अस्फंदियार वली ख़ान ने निकाला था, लेकिन उस वक़्त मुस्लिम लीग काफ और अमीर मकाम और इस तरह के लोग टारगेट थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि ANP टारगेट हुई, फिर उस वक़्त बाकी लोग मजाक उड़ाते रहे या तमाशा देखते रहे। एक वक्त आया कि मौलाना फजल रहमान पे भी ख़ुदकुश हमले हुए, हत्ता कि काजी हुसैन अहमद पे भी हुए। तो ये जब आग भड़कती है तो फिर वो ये नहीं देखती, वो फिर हर घर तक और हर फर्द तक ज़रूर पहुँचती। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब। और अभी हम इस पर तफसील से बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन एक और मामला है और पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही के तमाम खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। आए रोज़ इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और लेफ़्ट राइट साथियों पर मुकदमात भी बन रहे हैं। आज अलसुब या रात का खुद परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस ने छापा मारा। चौधरी साहब तो ना मिले, लेकिन पुलिस ने गुजारी हाउस की हिफाजत पर मामूर मुलाजमीन को हिरासत में लिया। वाक़े पर रद्द अमल देते हुए परवेज़ इलाही का कहना था कि घर पर छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब शुक्रिया वक्त देने का। चौधरी साहब क्या हुआ रात को, ज़रा बताइए हमें कि एग्जैक्टली व्हाट रियली हैपेंड एंड वेयर डिड इट हैपन। जी, गुजरात ज़हूर इलाही हाउस में उन्होंने छापा मारा और छापा मार के वहाँ ख़वातीन भी थी, हरासा किया और शोर शराबा करते रहे। फिर जब लोग ज़्यादा इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि सारी तंजीमों ने फैसला किया है कि हमने जुलूस निकालने इनकी इस हरकत के खिलाफ, क्योंकि ये मैंडेट ही नहीं है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है। अब देखे खैबर पख्तूनख्वा में किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहे, ये इसको ये मुसद नकवी को सारा दिन बैठ के इधर हमारे खिलाफ और PTI के खिलाफ ये साजिशें करता रहता है और इसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख ही नहीं रहा। आपका पहले जो प्रोग्राम चल रहा था उस सेगमेंट में आप कह रहे थे जी कि सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे जी कि देखे ये इस तरफ जो है, हालांकि इनको तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ दहशत गर्दी आम हो गई है, तो वो लोग डिफॉल्ट करने को जा रहे हैं। ये शरीफों ने काम ही एक वतीरा अपने मुखालफों को बस। क्या ख्याल है आपका, ये निगरान सेटअप करा रहा है, ये वफाकी हुकूमत के कहने पर हो रहा है? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत और निगरान सेटअप ये एक है और ये समझते हैं कि शायद इस तरह हम किसी को डरा लेंगे। कोई पहली दफा तो नहीं। अच्छा, लेकिन मोहन इलाही ने लिखा हुआ था चौधरी साहब कि वो पुलिस की 25 गाड़ियों की तो समझ आती है, 2 काली वीगो, और आपको पता ही है ना काली वीगो का जब जिक्र आता है तो फिर किसकी तरफ इशारा जाता है, तो वो तो ये कह रहे हैं, तो आप भी यही समझते हैं कि मुख्तदर हल्के भी वो सारे इशारे ही तो लेके आए इस मोहसिन नकवी को, और ये शहबाज शरीफ जो बैठा हुआ है इसको तो और कोई मकसद ही नहीं है इसका, इस हकदार का बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी काम को हाथ लगाते हैं उसी में ये खराबी शुरू हो जाती है और देखे जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, महंगाई सर पे है, तूफान है महंगाई का, और कहाँ इन्होंने कीमतें इतनी 30% कीमतें बढ़ा के तो बेड़ा गर्क कर दिया हर एक चीज का। तो इस तरफ तो मोहन साहब के जो खदशात हैं कि ये जो काली वीगोस का उन्होंने जिक्र किया, आपके भी सेम खदशात हैं? वो सारे सही तरह ही है जी, ये आप छोड़े इनको, ये कोई बात तो नहीं आने वाले। अब तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो टाइम दे दिया है इलेक्शन का कराने का, अब वो इलेक्शन कराएं और ये जाएं घर, दफा हो जाके फिर भुगते जो ये गलत कार्य करते रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग बरसर इख्तिदार आए तो फिर इनको भी भुगतना पड़ेगा जो आपके मुताबिक ये गलत कार्य कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि मेरे दौरे हुकूमत में मैंने कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं किया, तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो गलत काम किए वो तो हम पब्लिक करेंगे ना, उसको एक्सपोज तो करेंगे ना इनकी गलत कार्य वो। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल तो ये भी है ना कि डायलॉग होता, बात होती है, आपस में किसी नाम पर इत्तेफाक हो जाता, मतलब अगर नहीं हो सका तो फिर जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने अपना ही जो आईनी तरीका आइन में दर्ज है वो इस्तेमाल करते हुए किसी एक नाम का ऐलान तो करना ही है। अब इस पे हम कितनी ही बहस कर लें, तरीकाकार तो यही है। लेकिन मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ इसलिए की है कि वो विक्टिमाइज नहीं कर रहे, ये इनका मैंडेट रही है ना, क्योंकि उन्होंने वहाँ नाम पे इत्तेफाक कर लिया था, यहाँ पर इत्तेफाक नहीं हो सका। नहीं ये बात नहीं है, तो ये तो है ही हमारा रिश्तेदार है, इत्तेफाक की बात तो नहीं है। तो ये बात है कि ये ज़हनी तौर पे मफलूज आदमी है और गलत लोगों को आप लगाएंगे तो इसी तरह के रिजल्ट आएंगे, और इसलिए हम अब अदालत में जा रहे हैं, हमारी वकला तंजीमें भी जा रही हैं कि या तो इसको
हटाएं और यहाँ फिर इलेक्शन की डेट दें, शेड्यूल आगे दे, तो बिल्कुल ये फिर पागलों की तरह फिरेगा, ये कुछ नहीं कर सकेगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो होना ही है इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताइए प्रेशर है। आप तो ये हो गया, लेकिन आपने इमरान खान साहब से ये कहा था ना कि डायलॉग करना चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए हुकूमत, तो आपको लगता है कि अब एहसास हो रहा है उन्हें भी कि हाँ शायद कहीं गलती कर दी? वो तो जो मैं कहता रहा हूँ, मैं तो जो देखता हूँ समझता हूँ अपने तजर्बे की वजह से, तो वो तो मैं कहता हूँ मेरा फर्ज है, उसका फायदा भी होता है। तो कोई नहीं, अब आगे की तरफ चलना है हमने। अब तो सारी तवज्जो इसके ऊपर है कि ये इलेक्शन की डेट आ जाए और उसके बाद इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाए। आपके क्या खदशात हैं? आपको पंजाब में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल इलेक्शन होगा। आइन को कहाँ ले जाएंगे? ये अदालतें हैं और वो कोई खुदा न खास्ता कोई आइन को आप टेम्पर तो नहीं कर सकते। ये तो बड़ी मुश्किल से आइन बनाया। और का मुस्तकबिल क्या होगा? चॉइस शुजात को तो वापस रीइंस्टेट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। वो रीइंस्टेट कोई नहीं है, वो तो ऑलरेडी उनका जो टर्न्योवर है वो खत्म हो चुका हुआ है, नए इलेक्शन हो गए और उन्हीं के छोटे भाई को हमने सदर बनाया है। नहीं तो आप क्या करेंगे? बाकी तो हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, बाकी तो हम पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। और वो जो प्लान था पीटीआई में जम होने वाला, वो डिस्कशन क्लोज हो गई ना, मेरा ख्याल है। नहीं, वो डिस्कशन जारी है। अच्छा, वो डिस्कशन जारी है? हाँ जी, जारी है। वो आने पे इंशाल्लाह ताला वो भी हम करेंगे। नहीं तो आपको तो पता ही होगा कि चौधरी शुजात का क्या रिएक्शन होगा अगर वो डिस्कशन कंटिन्यू रही। नहीं, कोई फर्क नहीं उनके रिएक्शन का। हमें तो अब फैसला यही है फैमिली का कि अपनी उन्होंने सियासत करनी है तो वो करें, और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और उसके मुश्किल के वक्त में साथ खड़े। और फिर जो 6 माह में मिले हमने डिलीवर करके दिखाया कि ये होता है काम करना, और काम करके लोगों को दिखाया, लोगों को सहूलतें दी हैं। हॉस्पिटल्स में कम से कम दवाइयाँ और फ्री इलाज शुरू हो गया। 1122 की जो खराबी की हुई थी शहबाज शरीफ ने, उसको हमने ठीक किया। बेशुमार काम किए। आपके ख्याल में जब से पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई है, आपके ख्याल में काफ लीग और आपके साथियों पे ज्यादा प्रेशर आया है, पीटीआई पे ज्यादा प्रेशर आया है? नहीं, वो दोनों प्रेशर तो जो भी इनकी मुखालफत करता है वो इसी तरह करते हैं शरीफ। ये कोई नए नहीं कि सिर्फ वो हर एक से इसी तरह ही पेश आते हैं। और जब अदलिया जो है वो इनके खिलाफ फैसले करती है तो फिर कहते हैं जी ये अदलिया नहीं ठीक, जो इनके हक में करे। अच्छा, अब ये बताइए, बज़ाहिर तो आइन में कोई तरीका नहीं है कि निगरान वज़ीर आला लग गए और उनको किसी तौर से हटाया जा सके, क्योंकि एक तरीका कार दर्ज है, अब लग गए। अब इन्हीं निगरान वज़ीर आला के तहत, जो कि आपने खुद कहा कि आपके रिश्तेदार भी हैं, इलेक्शन होंगे, तो आप लोग कबूल करेंगे? नहीं, वो बात ये नहीं है, बात उनके इक़दामात की है कि शेड्यूल के बाद ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हम भी चाहते हैं ये जीरो होके बैठे रहे, और जो गलत इक़दामात की है वो तो इनको हम चैलेंज करते रहेंगे, इनकी गलत कार्य जो है। बट आप इलेक्शन इसी सेटअप के तहत होंगे तो कबूल करेंगे ना उसके नताइज? जाहिर है, इलेक्शन तो हमने ही तो डेट मांगी है, ये तो इलेक्शन कराना ही नहीं चाह रहे। इनका तो इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। ये बताइएगा चॉइस साहब, मरियम नवाज साहिबा भी वापस आ गई हैं। पहले जरा कर लेते हैं बात एक और, क्योंकि चौधरी साहब आप पहले भी कहते रहे हैं कि मशवरों की जब आपने बात की है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ज़रा उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, मशवरे भी गलत देते हैं। अब वो वक्त नहीं आ गया कि आप ज़रा कुछ नाम भी ले लें उन लोगों के, क्योंकि आप इशारा तो करते रहते हैं लेकिन कभी आपने नाम नहीं कोई लिए? नहीं, अब वक्त इत्तेहाद का है, अब वक्त है पुरानी बातों को भूलेगा और आगे चलने का। हमने इकट्ठे मिलके चलना है और ऐसी हुकूमत लानी है जो जिसकी लोग तो वही हैं। इत्तेहाद का वक्त है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वही लोग इर्द गिर्द होंगे, मशवरे भी फिर वही आएंगे, तो शायद अभी देखें, मुझे जो 6 माह का मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे तो फ्री हैंड इमरान खान साहब ने दिया और मैंने उनकी जो भी चीजें थी वो उनको सीधा किया और उसका बड़ा फायदा हुआ और हमने करके दिखाया गुड गवर्नेंस क्या होती है। ये तो एक मिसाल है गुड गवर्नेंस की। पहले भी मैंने 5 साल किया तो उसमें ये सारे इनिशिएटिव मेरे ही थे। अच्छा चौधरी साहब, एक तो मोहम्मद खान भट्टी साहब पे भी आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, तो उस पर आप इज़हार ख्याल कुछ कर दीजिएगा। दूसरा ये कि ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि पीटीआई अगर इलेक्शन जीतती है पंजाब में जब भी हों तो वज़ीर आला आप होंगे? देखिए जी, ये फैसला तो ज़ाहिर है पीटीआई करेगी ना, वो इलेक्शन के बाद की बात है। और बाकी उन्होंने सदारत का तो मुझे कहा था खान साहब ने, तो वो
अभी आए हैं परवेज खटक साहब भी और सारे हम बैठ के उनके साथ इन चीज़ों पे बात होगी। लेकिन एक चीज़ मैं बात बता दूं कि हम इकट्ठे रहना है, हमें कोई लालच नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा की है चीफ मिनिस्टरशिप भी, तो हमने जब इकट्ठे चलना हो तो फिर सारा कुछ इकट्ठे ही होता है। और अब देखें मुल्क के मसाइल इतने हैं, आम आदमी के मसले इतने हैं कि हमें ये नीटी ग्रीटी में नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि काम करके दिखाना चाहिए। अच्छा, काम की बात हो रही है तो अभी मोहम्मद खान भट्टी साहब के बारे में आपको पता ही है, FIRs भी कट गई हैं, इंक्वायरियां भी हो रही हैं, और फिर उनसे मुतालिक एक एक जनरल टॉक ऑफ द टाउन भी होती है ना, वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। तो आप समझते हैं कि वो हक़ाइक़ पर मबनी है या एजेंडा है? अब आप अंदाजा करें, कहते हैं जी 50 करोड़ एक एक्सियन, भाई एक्सियन की क्या औकात है, 50 करोड़ उसके पास आ गया। फिर कहते हैं जी कि ये 25 करोड़ एक और हो गया। ये कहाँ से ये बातें, ये इस तरह की जो है कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। और अभी उसकी बेल हुई है कल, अभी और केसेस का हमने कहा है जी कि विक्टिमाइज कर रहे हैं तो उसके घर भी छापे मार रहे हैं, तो और उसकी बेलें हो रही है। और ये देखें, ये बात कोई छुपी नहीं रहती, इस तरह की बात ये है ही सिरे से गलत है। हाँ, छुपी तो नहीं रहती और छुपी रही भी नहीं शायद। अच्छा, अब ये भी बताइएगा चौधरी साहब कि मरियम नवाज जो है वो बड़ी एक री एनर्जाइज होके वापस आई हैं, रीऑर्गेनाइज भी करना है उन्होंने। कोई थ्रेट कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है कि पंजाब में अगर रीऑर्गेनाइजेशन हुई PMLN की तो वो एक बड़ी टफ पोजीशन में आ जाएंगे? कुछ भी नहीं है इनका, देखे लोगों को पता चल गया और ये इसका बड़ा फ्लॉप शो हो गया है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये बंदे नहीं इकट्ठे कर सके और बिल्कुल फ्लॉप शो था इनका एयरपोर्ट के ऊपर, और ऐसे ही खाम फ्लाइटें भी लेट करती रही है। और अब आप देख लें, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही है, कोई लोगों ने वोट तो डाल रहे हैं PTI को, और PTI की वेव है, एक वेव है जिसकी इनको तकलीफ है सबको। अच्छा, आपको लगता है कि वो वेव अब वक्त के साथ उसमें कुछ कमी आ रही है या वो वेव उसी तरह चल रही है? जितना डिले होगा मामला आप लोगों को नुकसान हो सकता है। जितना विक्टिमाइज कर रहे हैं इमरान खान को, जितना विक्टिमाइज कर रहे हैं PTI को, जितना विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमें ये वेव बढ़ रही है। आपको अंदाजा ही नहीं है वेव कहाँ पहुंच गई है। क्योंकि जमानतें इनके कैंडिडेट होगी, जमानतें जब्त होनी है इंशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि जितना आपके खिलाफ आपके मुताबिक ये केसेस बनाएंगे आपको उतना फायदा हो रहा है इसका सियासी तौर पे? फायदा तो देखे, नुकसान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन लोग अच्छा नहीं समझते। वोटर जो है जब वोट डालता है तो वो उसकी अच्छाई देखता है ना, उसकी बुराइयां तो नहीं देखता, ना ये देखता है कि इस पे कितने केस हुए हैं। सही, बट अब ये तो आपने एटलीस्ट क्लियर कर दिया। मैं दोबारा से आपसे जाते जाते पूछ लूँ कि इसी निगरान सेटअप के तहत अगर आपको लगा कि कुछ इधर उधर नहीं हो रहे मामला, जो इलेक्शन के नताइज होंगे वो आप कबूल करेंगे? ज़ाहिर है कोई और चारा भी नहीं होगा जॉय साहब। इलेक्शन इतना इस तरह का होगा साफ शिफाफ के वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने। इनकी दुकड़ियाँ खाली नजर आएंगी तो इनको क्या मिलना है? ठीक, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू, मुझे अच्छी बात लगी चौधरी साहब की ये कि इलेक्शन इतना साफ शफाफ होगा ऑलरेडी। और एंड में क्या कहा इन्होंने, क्या खाली नजर आएंगी? प्लीज ट्वीट टू अस @JioPakistan TV, बताएं जरा दुखनी है। आई डिडंट गेट दैट बिट, अम्मी से पूछें। लेकिन चौधरी साहब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, आपको पता है। और अब लगता है कि अगर कोई इख्तलाफात बीच में आ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कह तो देते हैं ये PTI के साथ अगर कोई चीज़ ना जम रही हो, लेकिन अभी एवरीथिंग। अच्छा जी, थोड़ी सी क्रिकेट की बात हो जाए, क्या ख्याल है? कर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर की खिदमात जो हैं वो दोबारा लेने की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन इस बार जो है वो अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा। मिकी आर्थर हेड कोच के बजाय टीम डायरेक्टर कहलाएंगे और मिकी आर्थर हर टूर पर टीम के साथ नहीं होंगे। उनका एक मखसूस स्टाफ होगा जिसे वो ऑनलाइन हिदायत देंगे, और इनके स्टाफ में सबसे अहम ओहदा पाकिस्तान के साबिक फील्डिंग कोच ग्रांट ब्रैडबर्न के पास होगा। इसी तरह बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के लिए भी एक एक कोच रखा जाएगा। PSL की फ्रेंचाइजीज इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहानुल हक को टीम का मैनेजर बनाया जा रहा है। ये बहुत मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप साउंड कर रही है कि जहाँ वो एग्जैक्टली, एंड विच आपको पता है हमेशा डाइसी हो जाती होती है लॉन्ग डिस्टेंस। तो बट ये मिकी की रिकमेंडेशन है ना, मिकी आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए। Mickey has said it, so we'll keep him.
राइट, Since Mickey has said it. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। अच्छा ये बताएं, हम ज़रा कंफ्यूज भी हैं क्योंकि कुछ अरसे से मिकी आर्थर का नाम तो खैर था कि यही होंगे। मिकी आर्थर पाकिस्तान के नए टीम डायरेक्टर होंगे, वी हैव टू गेट यूज टू दिस टर्म, और कोचिंग की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ऑब्वियसली उनको मिल रही है। आपकी नज़र में ये ठीक चॉइस है, ये तरीक़ेकार आपको लगता है कि ठीक होगा, टीम को फ़ायदा होगा? देखिए, जैसे पीएसएल में होता है, डायरेक्टर भी होता है, मेंटर्स भी होते हैं और मैनेजर्स भी होते हैं, कोच भी होते हैं। तो पाकिस्तान टीम है, ये इंटरनेशनल टीम है, हमने कभी देखा नहीं कि वो डायरेक्टर को रखा हो। ये फर्स्ट टाइम ये पीसीबी ये स्टेप ले रहा है। तो मिकी आर्थर जैसे पहले कोचिंग हेड कोच कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा टीम के लिए करेंगे। और ये कि ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लोग फिर आ जाएंगे, जैसे एक चीफ सेलेक्टर भी है और कप्तान भी है, हेड कोच भी है, डायरेक्टर भी है, तो फिर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एडवाइजिंग ज़्यादा होगा। अब्दुल रज़ाक, इत्तलात ये हैं कि नया निज़ाम होगा, जैसे आप बता भी रहे हैं, साथ ही सभी को अब तो इन्फॉर्म कर दिया गया है। मिकी आर्थर बहुत सारे मामला ऑनलाइन भी देखेंगे, तो ये एक नया स्टाइल भी हो सकता है, ये कामयाब भी हो सकता है। आपको लगता है कि इससे मसाइल सामने आ सकते हैं एट द सेम टाइम कुछ? देखिए, ऑनलाइन का ये नई चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस चीज़ की इतनी ज़्यादा होती नहीं है। कोई भी आप देखें, पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस देखें, कभी ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, परफॉर्मेंस नहीं भी होती, प्लेयर परफॉर्म नहीं भी करते, तो उस चीज़ को डिस्कशन करना तो एक डिफरेंट क्रिकेटिंग मैटर होता है। अब डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से या हर चीज़ को मॉनिटर करना, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, तो उस चीज़ को ऑनलाइन का ये यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं कि ऑनलाइन भी इस तरह डायरेक्टरशिप या इस तरह कोचिंग होगी। अच्छा, अब हमारी टीम की अगर बात करें तो विनर्स और स्टार्स वगैरह वो सब कुछ तो है, लेकिन अभी भी इशू आ रहा है, ख़ास तौर पे अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाए, वो भी होम ग्राउंड पे। तो इसके लिए क्या करना होगा? नई कोचिंग टीम को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस होती है और एक डिसिप्लिन होता है और आपकी फिटनेस होती है। इन चीज़ों को बड़ा हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा और अपनी अप्रोच को बड़ा थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इस सेंस में कि हमने पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाना है। और यही चीज़ है कि दूसरी टीमें जो हैं हमेशा मेंटली तौर पे हमारे से ज़्यादा एडवांटेज लेती हैं, तो हमें मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली भी और डिसिप्लिन वाइज भी। अपने आप को हमने प्रूव करना है कि पाकिस्तान टीम जो है नंबर 1 दुनिया की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया। और पेशावर साने के हवाले से आपकी बहुत सी ट्वीट्स आ रही हैं, आपके बड़े कमेंट्स हैं और बहुत ओपिनियन हैं लोगों के, एंड डेफिनेटली वी गेट इट, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है ना कि अभी तक क्यों कुछ नहीं हो रहा, कोई कंस्ट्रक्टिव कंक्लूसिव किस्म की चीज़ क्यों नहीं हो रही कि इन टेररिस्ट को रोका जाए। इंशाल्लाह होगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चलें मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पेशावर मस्जिद हमले में जितना बड़ा नुकसान हो चुका है उसका ऑब्वियसली मुदावा नहीं हो सकता, लेकिन मजीद ऐसे सानियात से बचना है तो दहशत गर्दों को फौरी काबू करने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से बड़ी कार्रवाई और बड़े ऑपरेशंस के इशारे तो मौजूद हैं, लेकिन बाज़ाब्ता अमल अभी तक हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। तो क्या लगता है किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? देखें, ये जो पेशावर का वाक़या है, इसने पाकिस्तानी कौम को अंदर बाहर से हिला दिया है। जो शोहदा की तादाद है वो 100 से भी ऊपर चली गई है। ये बड़े अरसे के बाद इतनी बड़ी तादाद में किसी एक हमले में इतने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज़ अंडर अटैक। रियासत पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों के हमले की जद में है। तो जितना बड़ा हमला है उसका रिस्पांस जो है वो उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है, उसके लिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाएगा और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं सरहद से पार, उन पर ज़मीनी हमले करने हैं या उन पर फ़ज़ाई हमले करने हैं। माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त तो इनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन ये मुज़ाकरात के दौरान भी जब हमले करने से बाज नहीं आए तो एक मौके पर इनके ख़िलाफ़ फ़ज़ाई हमले भी किए गए थे।
तो उस पर जो अफ़गान हुकूमत है उसने बड़ा एहतजाज किया था और उसके बाद फिर दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया था। तो उसके बाद पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो मई के महीने में यह पता चला था कि कुछ जो सज़ा याफ्ता दहशत गर्द हैं, सज़ा याफ्ता लोग जिन पर बहुत से बेगुनाहों के कत्ल का इल्ज़ाम था, उनको रहा कर दिया गया। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के दौर से जो एक पॉलिसी चली आ रही थी उसी को फॉलो करती आ रही थी। और फिर हमें पता चला कि एक मीटिंग हुई है जिसमें इनको ब्रीफ किया गया है, उसमें कुछ सवालात पूछे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उनको उसके खातिर खा तसल्ली बख्श जवाबात नहीं मिले और फिर उसके बाद वो सीज़ फायर ख़त्म हो गया था। तो अब काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर ख़त्म हो गए। तो अब तो जो है ना एक रिस्पांस का वक्त है। तो ये रिस्पांस जो है उसके लिए पार्लियामेंट में तो थोड़ी सी बहस हुई है कल, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में हतमी फ़ैसला होगा और फ़ैसला ये करना है कि हमने ज़मीनी हमला करना है या फ़िज़ाई हमला करना है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप सज़ा याफ्ता लोगों को जिनको सज़ाए मौत हुई थी उनको छोड़ने की बात कर रहे थे। फिर दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात के बाद सवाल तो पैदा होता है ना कि इन्हें मुज़ाकरात की टेबल की ऑफ़र करना या पाकिस्तान वापस लाकर सेटल करने की बातें करना या इनको सेलिब्रेट करना या इनकी ये फैसला किया क्यों गया था? क्या लग रहा था? क्या सोचा जा रहा कि तब्दील हो जाएंगे, जो सरिश्त है वो नेचर है वो अब एकदम से कुछ इंजीनियर्ड होके मुख्तलिफ होगी? क्या ये फैसला था? देखें, आपका सवाल सुन के ना मेरी आंखों के सामने कुछ चेहरे जो हैं वो घूमना शुरू हो गए हैं। पिछले साल जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो काबुल गए थे और वहाँ पे उन्होंने मुज़ाकरात किए थे बराह रास्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ। और जो उनके साथ डेलीगेशन गया था उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके नुमाइंदे भी शामिल थे। तो इसमें सिर्फ फ़ौजी क़यादत शामिल नहीं थी, इसमें सियासी लोग भी शामिल थे और कुछ पाकिस्तानी उलमा भी उसका हिस्सा थे। और ये लोग गए और फिर ये वापस आए और बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें जो हैं वो अखबारों में छपी कि जी बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको पेशावर से बहावलपुर भेज दिया गया। और उसके बाद कुछ जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो इस तरह हुआ कि 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर हुए। वेरी नेक्स्ट डे 30 नवंबर को कोयटा में एक खुदकुश हमला हुआ और पहली दफ़ा उसकी ज़िम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की। और उसके बाद बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और फिर इस्लामाबाद में भी हमला हुआ और उसकी ज़िम्मेदारी टीटीपी कबूल करती गई। तो ऐसा लगता है कि जो इमरान खान साहब के दौर में जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था वो रियासत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं थे, कुछ इंडिविजुअल्स के साथ थे। और जब वो इंडिविजुअल्स रिटायर हो गए तो उनकी रिटायरमेंट के अगले दिन से ही हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस पर तो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बताने की ज़रूरत है कि क्या वो जो मुज़ाकरात थे वो दो अफराद के साथ हो रहे थे या रियासत के साथ हो रहे थे। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि जनरल फैज़ साहब ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो स्वात चैप्टर है उसके एक रहनुमा मुस्लिम ख़ान, महमूद ख़ान, जिनको 3 दफ़ा फांसी की सज़ा हुई थी अदालतों से, उनको सदर आरिफ अलवी से माफ़ी दिलवा के रहा क्यों किया? ये भी एक सवाल है। इसका जवाब आरिफ अलवी साहब को देना चाहिए कि जब आप उनको माफ़ी दे रहे थे अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके, तो आपको किसने क्या यकीन दहानी करवाई थी? वेरी परमानेंट, बहुत परमानेंट सवाल है। और ख़ास तौर पे जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है, फांसी की सज़ा मिल चुकी है, उसको किस बेसिस पे छोड़ा जा रहा है? खैर मीर साहब, पाकिस्तान को ऑब्वियसली दहशतगर्दी के जिस अंदरूनी चैलेंज का सामना है, इसका एक अहम तरीन फैक्टर बैरूनी यानी अफ़गान हुकूमत भी है। ये वाला महाज बिलावल भुट्टो के पास है। अफ़गान हुकूमत को किस तरह कायल करें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान के भी अपने मफाद में नहीं है? देखें, ये आपका सवाल बहुत अहम है।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन समेत बहुत से ममालिक के दौरे किए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का जो फौरी मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जो सरहद है, पाकिस्तान को जो बॉर्डर है वो 3 मुल्कों के साथ शेयर होता है। इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है और बिलावल साहब ने उनके ख़िलाफ़ एक पिछले दिनों मोदी साहब के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त स्टेटमेंट भी दिया, उसकी समझ आती है। लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं उनके साथ सिर्फ उनकी टेलीफोन पे बातचीत होती है, वहाँ पे वो हिना रबानी खार साहबा को भेज देते हैं। तो बिलावल साहब जो हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा उनको चाहिए कि वो रूस ज़रूर जाएँ, वो चीन ज़रूर जाएँ, अमेरिका भी जाएँ, बार बार जाएँ, लेकिन ये बिल्कुल साथ ही अफ़गानिस्तान है, तो वहाँ पर भी उनको जाके बातचीत करनी चाहिए और उनसे कम्युनिकेशन चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि जी अफ़गानिस्तान में सिर्फ दहशत गर्द होते हैं और ये दहशत गर्दी जो है इसको इमरान खान लेके आया है। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हैं कि 1975 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि बिलावल साहब के नाना हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त गुलबदीन हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी और बहुत से जो अफ़गान मिलिटेंट लीडर हैं इनको पाकिस्तान लाया गया, इनको फ्रंटियर कांस्टेबलरी में भर्ती किया गया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के सरबराह थे मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर दाखिला बने। तो ये बाबर साहब जो हैं ये मेरे साथ इंटरव्यूज़ में ये बातें बता चुके हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं जो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। और उसके बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो अगेन मैं आई विटनेस हूँ कि न्यूयॉर्क में जो अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी रॉबिन राफेल, उन्होंने बीबी शहीद को कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है, उसको आप रिकगनाइज़ करें, उसको तस्लीम करें। तो उस पर हमने बड़ी तनकीद की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पे। तो फिर नसीरुल्लाह बाबर साहब अपनी जस्टिफिकेशन दिया करते थे। बिलावल साहब जो हैं वो उनको जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसके साथ बातचीत करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री मुझे पता है वो बिलावल साहब को भी पता होगी या उनको पता होनी चाहिए। तो ये बातें करें उनके साथ और उनको कहें कि अगर आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही तो ज़ाहिरी बात है फिर हम अपनी कौमी सलामती के दफ़ा के लिए जो कुछ भी हमसे हो सका हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, कुछ बहुत अहम सवालात आपने उठाए हैं। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं इन्हीं मामलात पे। शुक्रिया आपका राना साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान IMF डायलॉग शुरू हो गए हैं, अभी हम लेटेस्ट भी ले रहे थे अशरफ मलकम साहब से। पाकिस्तान ने डॉलर पेट्रोल वाली शर्त तो मान ली है, IMF मज़ीद क्या क्या चाह रहा है ये भी हमने सुन लिया है। क्या हमारे पास अब हम गारंटीड हैं कि ये कंटिन्यू करेगा प्रोग्राम? देखिए, अभी इस स्टेज के ऊपर किसी भी चीज़ की कोई हतमी गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने IMF की शराइत के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 9 फरवरी तक कोई ना कोई मुआहिदा हो जाएगा। इसमें अभी जो पेट्रोल, डीज़ल और डॉलर की कदर के हवाले से जो कुछ इक़दाम हुकूमत ने किए हैं, इसका इन इक़दाम का मतलब हरगज़ नहीं है कि ये हतमी चीज़ है, यहाँ से आगे कोई चीज़ नहीं जा सकती। IMF की जहाँ पे डॉलर की कदर को मार्केट पे छोड़ने की एक डिमांड, उसके साथ दूसरी डिमांड IMF की ये है कि जो दरामदात के ऊपर हुकूमत ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई, अच्छी खासी पाबंदियाँ लगाई हुई, उन पाबंदियों को भी हटाया जाए। तो जब वो पाबंदियाँ हटेंगी और लोग जो हैं वो मज़ीद उनको डॉलर की डिमांड आएगी मार्केट के अंदर, लोगों ने दरामदात करनी है जो पिछले 6-7 माह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं, तो डॉलर की प्राइस के ऊपर आगे मज़ीद भी दबाव आ सकता है। तो जो फ्री मार्केट का मकसद ही यही है कि मार्केट जो भी रेट डिटर्मिन करेगी, अगर $100 है और $150 की डिमांड है, 100 अवेलेबल है, तो फिर जो बेहतर प्राइस देगा उसको वो डॉलर मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमिना इस वक्त वो गालबन पाकिस्तान के हक़ में नहीं जाएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें करना पड़ा। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो टैक्सेस में इजाफा मुतवक्के है। इन 2 कामों के बाद फिर अगला जो एक मुश्किल तरीन मरहला आएगा
वो बिजली की कीमतों में इजाफे का है। वो भी अच्छी खासी कीमतें शायद हुकूमत को बढ़ाना पड़ जाएँ। ये इकदाम हो जाए। इसके साथ गैस सेक्टर का है, गैस सेक्टर का डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करता, बट फिर चौथी जो चीज़ है वो आपकी है जो नए टैक्सेस लगने हैं। वो अगेन एक बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होगी, क्योंकि IMF की जो पाकिस्तान से डिमांड है वो ये है कि आप ऐसे टैक्स के इकदाम करें जो कोर्ट्स में भी चैलेंज ना हो, जिससे आपको फौरी तौर पर रेवेन्यू भी मिल जाए। तो इससे हुकूमत के लिए काम जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बिजली वाली जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अब पता चल ही गया है कि क्या होगा। अब ये बताएं शहबाज के हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि IMF से शराइत में नरमी की भरपूर कोशिश की जाएगी, लेकिन पहले इमरान खान और फिर डार साहब के दौर में मुआहदे की बड़ी खुली खिलाफ वर्जियाँ हमने देखी, और उसके होने के बाद अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रियायत का कोई मार्जिन बचा है इधर। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त तरीन इकदाम करने का कहा जा रहा है। उसकी एक बहुत ही बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में माजी में जितने भी वादे किए उनको पूरा नहीं किया। अगर किया तो किसी मजबूरी के तहत किया, जब हमें ज़रूरत पड़ी IMF की तो हमने ट्रांच ले ली। बल्कि जो लास्ट IMF का बोर्ड का इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब के कर्जे की किस्त मंजूर की गई थी, तो वहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स ने बाकायदा तौर पर ये बात कही थी कि ये क्या इस चीज़ की गारंटी है कि अभी ये $1.1 अरब पाकिस्तान का मंजूर कर देंगे, फिर दोबारा ये प्रोग्राम को डीरेल नहीं करेंगे। तो जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो जो IMF का बोर्ड है उसका IMF के स्टाफ के ऊपर भी ट्रस्ट कम हो जाता है, और फिर एक जो काइंड ऑफ एक रिएक्शनरी चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। आखिरकार IMF के स्टाफ ने भी मैनेजमेंट को जवाब देना होता है और मैनेजमेंट ने IMF के बोर्ड को जवाब देना होता है। तो इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से पाकिस्तान अभी तक अपनी वादा खिलाफियाँ करता रहा है और ये सिर्फ ये PDM की हुकूमत नहीं है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस प्रोग्राम को पहुँचाया था वो तो PTI के टाइम पर पहुँचाया गया था। तो ये इसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम ये है कि IMF का जो बोर्ड है या IMF का मैनेजमेंट और स्टाफ है वो PDM, PTI और PMLN की नज़र से पाकिस्तान को नहीं देखते। वो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स की थी उनको पूरा करना है। तो यही वजह है कि जिस जगह पे आज हम खड़े हो गए हैं, हमें एक साथ तमाम मुश्किल तरीन इक़दाम करने को कहा जा रहा है। शहबाज, अब हम ज़ाहिर है इस पर तफसील से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि जो पॉलिसियाँ होती हैं, बड़ी वजह पाकिस्तान की इन मुश्किलात की पॉलिसियों का आदम तसलसल भी करार दिया जाता है। मतलब जो हुकूमत आती है बीच में अगर बदल जाए तो वो पॉलिसी जो इलेक्शन का साल होता है, हुकूमत बनने का चांस होता है या बदलने का चांस होता है, लोग अपनी पॉलिसियाँ बदल लेते हैं। तो क्या IMF अपने सामने इस तरह की सिचुएशंस भी रखता है या इस पर कोई रियायत मिलती है, नहीं मिलती? ये बिल्कुल पाकिस्तान स्पेसिफिक सिचुएशन होगी। इस केस में अभी जो IMF का प्रोग्राम है ये वैसे ही जून 2023 में ख़त्म होने वाला है। तो इन एनी केस जो आइनी मुद्दत है हुकूमत की वो तो अगस्त 2023 तक है। तो ये वाला प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी IMF आपको जो काम करने का कह रहा है बेसिकली ये काम करने का कह रहा है कि जो आपने पहले ही कंडीशंस के ऊपर आपने एग्री किया हुआ आप उन पर अमल दरामद कर दें। तो मेरा ख्याल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ वे बिल्कुल प्रोग्राम को अफेक्ट करेगी और कर रही है, बट ये उस तरीके से IMF के लिए शायद कंसिडरेशन इसलिए ना हो कि हम वो जून 2023 तक की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि हुकूमत 3 माह में ख़त्म हो रही है और प्रोग्राम का बाकी जो पीरियड 1 साल का, तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हो सकता था। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले केयर टेकर गवर्नमेंट की बात चल रही थी, जब अभी PTI की हुकूमत या ख़त्म होने वाली थी या उस वक्त वो उसका वो ख़त्म हो चुकी थी, तो IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी यहाँ पे उनसे जब हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे केयर टेकर सेटअप है या नहीं, हमें ये इस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उसको पूरा करे। तो यहाँ पे भी आई होप कि जून 2023 तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि अगर ये करना चाहे तो कर सकती है। हाँ, एक अलग बात है कि इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहुत फास्ट इरोड हो रहा है इसकी वजह से। थैंक यू आपका शहबाज राना। और बाय द वे बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना IMF क्यों मुज़ाकरात करेगा, उसे पता है मुल्क में कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शन हो जाएंगे तो वो नई हुकूमत से ही बात करेगा। तो भाई ये वाला टेन्योर ये भी क्लियर कर दिया शहबाज ने कि जून 2023 तक का प्रोग्राम है, उसके बाद IMF का नया प्रोग्राम होगा तो होगा। सो 2023 तक तो इसी हुकूमत की मुद्दत है ना, मतलब अगस्त में जाके इनकी टेन्योर कहीं ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रोग्राम की बातचीत का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ा सा मौसम का हाल भी आपको बता दें, और ऑफ कोर्स वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट वेटिंग हियर एज वेल। आपको बता दें कि मुल्क के कई शहरों में सर्दियों की बारिश जो है ना वो हो गई है, लेकिन जहां वादा किया गया था जो कि कराची, याद होगा आपको लास्ट वीकेंड कि थोड़ी सी बारिश हल्की फुल्की हो सकती है, वो ना हुई।
तो हम तो उधर ही रह गए जहाँ हम थे, और हाल इतना बुरा है कि वो ज़ुकाम, नज़ला, एलर्जीज़, वो सब कुछ जो है वो चल रहा है। वी वर जस्ट होपिंग कि थोड़ी सी बारिश होगी तो शायद लोगों की जो तबीयत है और जो थोड़े से मेडिकल इश्यूज़ बने हुए हैं यहाँ वो ठीक होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं और सेहत कहानी में कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं। वो हमें बताएंगी कि हमने इन मौसमी बीमारियों से पर्टिकुलरली आजकल ये गला खराब, नज़ला और स्टमक फ्लू टाइप भी एक सिचुएशन पैदा हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बीमारियां हो चुकी हैं क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल ही खुश्क मौसम है और सर्दी भी एक चल रही है। तो अगर हम कराची की बात करें तो हम ऑब्वियसली इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इन द मीन टाइम क्या किया जा सकता है? अच्छा, जैसी सर्दियां आती हैं कराची में तो यूजली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जैसा कि अब्दुल्ला ने बताया कि पेट की बीमारियां जिसको हम स्टमक फ्लू कहते हैं, ये बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है सब बीमारियों का एक ही वजह है, दैट इज़ मोस्टली बैक्टीरियल एंड वायरल, राइट? जब सर्दियां आती हैं तो यूजुअली लोग हाथ धोना कम कर देते हैं, अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी इम्यूनिटी को, आपके सिस्टम को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करती हैं। अच्छा, जैसे सर्दी आती है तो यूजुअली वायरसेस का अटैक बढ़ जाता है, जिसमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, ये बहुत कॉमन होता है, निमोनिया, एज़मा, ये सब ड्राई वेदर की वजह से हो जाते हैं। प्लस ट्रांसमिशन जो है वो आपकी एक दूसरे के थ्रू भी होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जब आपको वायरस, कोई भी वायरल इलनेस है तो आप थोड़े से एटिकेट्स का ख्याल रखें। कॉफ है तो अपने मुंह को टिश्यू पेपर से कवर करें, या यूजुअली एल्बो में हम ये बताते हैं प्रॉपर ये वाला मनूवर करें ताकि आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे को अफेक्ट ना करें। अच्छा, ये सब चीज़ें तो ट्रांसमिशन की हो गई। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। विटामिन सी का रोल एज सच नज़ला ज़ुकाम को रोकने में नहीं है, बट इट कैन अफेक्ट इन, अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी की ड्यूरेशन को कम कर सकता है, आपको बेसिकली एक इम्यूनिटी देगा, इम्यूनिटी बूस्टर है, और आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम आएंगे। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको आप एहतियात करें। प्लस हैंड हाइजीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे, कोविड अभी गया नहीं है तो कोविड को भी आपने दिमाग में ज़रूर रखना है, कोविड को भी जहन में रखना है। अच्छा, लोग परेशान इसलिए भी ज़्यादा हैं डॉक्टर साहिबा क्योंकि अभी 15 दिन गुजरते नहीं हैं, दोबारा से बीमार हो रहे हैं। मतलब गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम से अभी रिकवरी किया है और फिर से बीमार हो रहे हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आके सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए क्या मशवरा है आपका? अच्छा, देखिए, एंटीबायोटिक्स कभी भी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो फ्लू है दैट इज़, मैं बता के थक जाती हूँ कि इट्स अ वायरल इलनेस। एंटीबायोटिक्स आर मेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कोई बैक्टीरियल एलिमेंट है, देन तो यू कैन यूज़। अदरवाइज आप प्लीज़ एंटी एलर्जिक, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए, या सिंपल स्टीम इनहेलेशन, वार्म फ्लूइड्स, सेलाइन गागल्स, दैट कैन सर्व द पर्पस। खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी हुआ अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ना किया करें। बल्कि डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल है, बिल्कुल ही ना किया करें, बिल्कुल ऐसा नहीं, और आप एडवाइस भी ना किया करें लोगों को ऐसे। डॉक्टर सादिया, हमारे नाजरीन जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इधर, उनको पेट का दर्द जो है वो आजकल बहुत तंग कर रहा है, तो उसका भी कोई मशवरा दे दें या कोई एहतियात बता दें कि अगर इस किस्म का हो तो क्या करें? देखिए, स्टमक फ्लू होता है यूजुअली क्योंकि वायरस है, तो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब अलामात आपको देखने में मिलती हैं। तो इसका तरीका ये कि आप अपनी डाइट को सॉफ्ट करें, उसमें दही, केला, खिचड़ी इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड इस्तेमाल ना करें, हैवी फूड इस्तेमाल ना करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अपनी डाइट को घर का खाना खाएं। अच्छा, देखिए, मौसमी फल, अल्लाह ताला ने जो भी सब्जियाँ या जो फल इस मौसम में आते हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि उनकी एक अपनी अफादियत है। आप देखें, हैंडफुल ऑफ नट्स, विटामिन सी रिच इन, आपके कीनू, माल्टे, ये सब इस्तेमाल करें। पालक, सरसों, ये सब इस मौसम में ज़रूर इस्तेमाल करें। दीज आर द इम्यूनिटी बूस्टर्स एक्चुअली। थैंक यू डॉक्टर सादिया। अब सारों ने सुन लिया है, तो प्लीज़ अपने आप को प्रिस्क्राइब ना करें मेडिसिन, और देसी चीज़ें जो हैं अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। एक्शन। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पॉलिटिशियंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन बॉक्सर्स हैं, और आपको पता है ना कि हालिया सालों में हमने बड़ा बॉक्सिंग टैलेंट पाकिस्तान में देखा है। तो उसमें एडिशन हुई है किसकी जी? फरीद अहमद की एडिशन हुई है, जिन्होंने अभी रिसेंटली दुबई चैंपियनशिप में 58 किलोग्राम कैटेगरी में युगांडा के बॉक्सर को हराया।
और नॉकआउट कर दिया, नॉकआउट ही कर दिया। और ये पहला सामने पाकिस्तान का बॉक्सिंग टैलेंट। अब तो हम सब तो मोतरफ हैं ही, दुनिया भी हमारी मोतरफ हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद अहमद और साथ ही उनके कोच तनवीर खान भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। फरीद, आपको किमाड़ी से आपका ताल्लुक है, कब से बॉक्सिंग कर रहे हैं? मैं तो बचपन से खेल रहा हूँ बॉक्सिंग। बचपन से खेल रहे हैं, और आप इनको फाइन ट्यून कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं आप इनको फाइन ट्यून? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल से आप इनके कोच हैं। सो मतलब फरीद, ये आपकी पहली इंटरनेशनल फाइट? ये मेरी पहली इंटरनेशनल। तो बंदा वैसे ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है किसी और मुल्क। आपका पहला इंटरनेशनल सफर भी ये था? यस, पहली दफा जहाज में बैठे पहली थे? दफा। तो अब कोई टेंशन नहीं थी एक और मुल्क है, एक और मुल्क का मुखालिफ खिलाड़ी है, या फिर बेधड़क होके बिंदास होके खेले? फाइट से पहले टेंशन तो होती है, पर उस्ताद ने कहा कि आप टेंशन ना ले, बिस्मिल्लाह पढ़े और बिस्मिल्लाह पढ़े और नॉकआउट कर दे। तो वो तो हमने देख लिया, तो टेंशन तो आपको नहीं हुई? तकरीबन 14 सेकंड्स। 14 सेकंड में आपने? यस। ये तनवीर आपके पास आते हैं, क्या सिखाया है आपने फरीद को कि मतलब ये गए और इन्होंने मेला लूट लिया जिसको कहते हैं? 14 सेकंड्स 20 सेकंड्स तो नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे जितनी मेहनत है वो मुझे पता है, अल्लाह को पता है। तो वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल था, उसके सामने खेलना, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री का लेविस नाम था उनका। अच्छा। और सबसे बड़ा मेरे लिए ये काफ़ी टफ था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा था उसको। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लेफ्टी था, साउथ पा था। पूरे वर्ल्ड में जो साउथ पा होते हैं, लेफ्टी बॉक्सर होते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा। हमारे राइटी के लिए। तो मैंने इनको उसी तरह तैयार किया था। पहले उनकी फ़ाइट्स मैंने निकाली और उसी तरह उसको तैयार किया था। और सबसे जो मेन चीज़ था इसका, मैंने मोटिवेशन और इसका जो जहन है वो इस तरह बनाया था कि ये जाके वहाँ पे बेझिझक फाइट काम तमाम कर दे, ज़्यादा खींचने की भी ज़रूरत नहीं। आप तो कोच हैं, तो आप जाहिर है आप 7 साल से, तो ही इज़ अ यंग गाय, बहुत छोटे होंगे जब से आप इनको। कितने साल के होंगे उस वक्त जब आप? ये अभी 20 हाँ, तो 13 साल के होंगे जब ये 12-13 साल के जब से आप इनको सिखा रहे हैं। तो वो टैलेंट आप स्पॉट कर लेते हैं, या फिर मेहनत के साथ बन जाता है? कोई भी हो, मेहनत के साथ भी होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर एक होता है शौक़, लेकिन इसके अंदर एक जुनून हद तक बॉक्सिंग इसके अंदर है। तो शुरू से भी ये अनबीटेबल रहे। सिंध में, कराची में गोल्ड मेडलिस्ट है, DG रेंजर्स गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मेरा पहले से यही ख्वाब था कि मैं नहीं खेल सका बाहर। उस वक्त मैं ख़ुद भी खेलता था, इनको भी ट्रेनिंग कराता था, लेकिन मेरे ये ख्वाब था कि पाकिस्तान के लिए मैं खेलूं। मैं नहीं खेल सकता, फिर मैंने इनके ऊपर कितनी ज़बरदस्त बात है कि आपने सारा टैलेंट जो है वो उसमें इतना इन्वेस्ट किया। फरीद में, फरीद कौन आप किसको देखते आए हैं? क्योंकि इतनी यंग उम्र से जिस तरह हमें पता चल रहा है कि आप बॉक्सिंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली इसमें आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, किसको आइडलाइज करते हैं, किसको देखते हैं? मैं पाकिस्तान में अपने इमरान उस्ताद है जो हमारे मोहतरम है, मैं उनको देखता हूँ। अच्छा जी, उनसे सीखते हैं। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं आपको शौक नहीं, आपको जुनून है। जुनून भी मतलब इंसान कोई टीवी पे फिल्में देखी होती हैं या मैचेस देखे होते हैं, कहीं से तो आता है ना। तो मतलब अगर 12-13 साल में आपने शुरू कर दिया था, तो क्या 5-6 साल में घर में बॉक्सिंग लगी होती थी? क्या होता था कि यूट्यूब तो होता नहीं था उस ज़माने में, या किसी ने पहले कहा कि हाँ ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, इसको बॉक्सिंग सिखाते हैं? बाहर वैसे मतलब देखा कि क्लब खुला और मैं गया, वहाँ पर बैग लगे थे। मतलब बाहर घूमने से अच्छा ये था कि मैं क्लब में गया और ट्रेनिंग किया। इस तरह मेरा दिल, घर वालों अबू ने भी कहा ठीक है हाँ करो। फर्स्ट टाइम तो सपोर्ट नहीं मिलती है, आपको पता है कि कभी इधर कट लगता था, कभी नाक टूटती थी, तो कभी मुंह से खून आने तो लाजमी है। तो घर वाले फर्स्ट टाइम सपोर्ट नहीं करते, अब अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। आप तो बड़े खुश होंगे अम्मी अब्बू? बहुत खुश। तो माशाल्लाह आप जियो न्यूज़ पे बैठे हुए अपनी कामयाबी का बता रहे हैं, तो उन्हें तो सर्टनली उन्हें भी मुबारक और उन्हें तो खुश होना चाहिए। स्पॉट तो आपने कर लिया कि इसमें लगन बहुत थी, एंड आई थिंक आगे वही जा सकता है जो कि खुद इसके अंदर एक ड्राइव हो आगे जाने की। लेकिन अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि पहला तो मरहला इन्होंने कर लिया, आपने बहुत अच्छा इनको ट्रेन किया और ये दुबई पहुंच गए, और व्हाट्स नेक्स्ट? आपको खुद ढूंढनी है जहां इस किस्म की कम्पिटिटिव फाइट्स हो रही हों, या आपको पता लगता है और सपोर्ट करती है आपको काउंसिल वगैरह? देखिए, नेक्स्ट ये है कि मेरा ये टारगेट है इसके लिए कि ABF टाइटल अभी नेक्स्ट हमारा है, फिर उसके बाद वर्ल्ड यूथ टाइटल होता है। तो उसके लिए मेरा वो है। और ये नहीं है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल में जो रैंकिंग में पाकिस्तान में टॉप पे होते हैं तो उनके पास इनविटेशन आते हैं,
तो ये अभी अपनी रैंकिंग में टॉप पे है पाकिस्तान में अपने वेट कैटेगरी में 58 केजी में, क्योंकि पाकिस्तान में भी बड़े चैंपियंस हैं अब तो। पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं तो ये कहाँ आपस में इधर भी कोई टूर्नामेंट होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइप? यस ये अनबीटेबल है अपने एमेच्योर में। और इसने जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेली यहाँ पे, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में खेली, वो भी फर्स्ट राउंड में इसने नॉकआउट किया था और ये भी फर्स्ट राउंड में नॉकआउट है। तो खुदादाद इनमें सलाहियत है, मतलब ही इज गॉड गिफ्टेड एज वेल। जी गॉड गिफ्टेड है, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि ये जब मेरे पास आया था तो ये बहुत लड़ाकू बच्चा था, शरारती बच्चा था, तो बॉक्सिंग के साथ साथ इसको उस ट्रैक से ताकि बाहर लड़े ना, और ये तो मेरे पहले यही था आप सिर्फ रिंग में करतब दिखा, सिर्फ ये बाहर ये खेले ना, किसी को मारे ना। हाँ, ये पहले बड़ा ये था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा इसके अंदर टैलेंट है तो। अच्छा मुझे बताएं कि जब हमारे पास कोई भी एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन, सबसे जंगजू बच्चा है ना, सबसे अच्छा, लेकिन उसको तो जरूर डालना चाहिए इस चीज़ में। लेकिन आप बताएं कि जब ऐसा इतना कम्पिटिटिव स्पोर्ट भी है, इतने लोग और भी टैलेंटेड हैं, बड़े पैसे भी लगते हैं, मतलब इसको इसकी एक डाइट होती है, इसका एक डिसिप्लिन होता है, सप्लीमेंट्स, तो हाउ डज दैट वर्क आउट? कौन सपोर्ट कौन करता है? अनफॉर्चुनेटली मैं इससे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एक अलग है उसमें, लेकिन 50% जो मुझे मुश्किलात दरपेश आई है वो स्पॉन्सर की वजह से आई है। तो लास्ट डे तक हमें ये पता नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि हम जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। ना टिकट होते ना होटल ना वीज़ा, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किलों से जो है ना इधर उधर से अरेंज किए। अवान कम्युनिकेशन एक हमारा है, सजाद अवान साहब, अब्दुलरहीम सालार साहब है, अब्दुल हमीद साहब, तो उन्होंने एंड टाइम पे आके हमें कुछ सपोर्ट किया, कुछ इनके फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने कहा कि हम देंगे आपको, लेकिन उस वक्त कुछ इस तरह नहीं कि उन्होंने वादा किया। तो मेरे लिए वो था, और इसको तो मैं फरीद को मैं नहीं बताया क्योंकि ट्रेनिंग इसके ऊपर थे ताकि बोझ ना आ जाए इसके ऊपर। अच्छा तो हम इधर ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम लिटरली तंग आ चुके हैं इस चीज़ की कि वाई इज़ देयर नो सपोर्ट फॉर आवर स्पोर्ट्स पर्संस। ये कहानी सिर्फ बॉक्सर्स की नहीं है, मतलब रनर्स तो उसके बाद जो वादा था पूरा हुआ? कुछ भी कर ले नहीं होती। अभी तक तो नहीं हुआ। You know, we'll inquire about it. हाँ, क्योंकि ये बहुत होगी। अब पाकिस्तान में हमारे जो यूथ हैं वो कितना प्रूव करें कि उनमें टैलेंट है। पूरी दुनिया तो वो फिर चुके हैं और जीत चुके हैं, गोल्ड ले चुके हैं, अब तो इनको सपोर्ट करें। आपस में लोग तो अपनी गाड़ियाँ, क्या क्या कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं कि अपनी चीज़ें बेच के वो लोग ट्रैवल करके बाहर गए हैं खुद। इट्स सैड बट कमाल काम भाई, आप लोगों ने इतने चैलेंजेस के बावजूद मेरा ख्याल है वैसे आप एक दफ़ा आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब एक उस्ताद कह रहे हैं, एक काउंसिल कह रही है कि भाई इस बच्चे पे इन्वेस्ट करें, इसने बाहर जाना है, कॉम्पिटिशन जीतेगा तो करें। ये जो वादा करके ना करना, ये एक सेक्रेटरी से दूसरे सेक्रेटरी से इस फाइनेंस वाले के पास चले जाओ, तो फलां के पास चले जाओ, ढमकां के पास चले जाओ, ये कब ये जलालत खत्म हो? फरीद एंड तनवीर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ हैं। ऑलराइट जी, दैट इज इट, वी आर गोना सी यू टुमारो। ओके बाय।